और उसके लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल उस आर्टिकल की जो है अंडरस्टैंडिंग का पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनल के कोर्स में ये जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है। आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, आई होप सो। सबको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? यस सर। ओके, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने कॉम्बिनेशन सर्किट को डिस्कस किया था। कॉम्बिनेशन सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट को डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। और इससे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट को डिस्कस कर चुके हैं। जब हम लोगों ने कॉम्बिनेशन सर्किट डिस्कस किया था तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन और सिक्वेंशियल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंसीडर किए जाते हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर। लेकिन कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर जो सिंपलिसिटी है, वो आसानी है, वो ये है कि कॉम्बिनेशन सर्किट जो है उनकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है। और कॉम्बिनेशन सर्किट पहले होते हैं, फिर कोई सर्किट सिक्वेंशियल बनता है। तो कॉम्बिनेशन सर्किट में हम लोगों ने देखा था कि कॉम्बिनेशन सर्किट की जो आउटपुट थी, उस आउटपुट में उसकी आउटपुट जो थी वो प्योरली डिपेंड कर रही थी, इंहिसार कर रही थी इनपुट के ऊपर। हर नेक्स्ट आने वाली आउटपुट हमेशा प्रीवियस इनपुट को देखती थी और इनपुट को देखकर या पेयर ऑफ इनपुट को देखकर डिसाइड करती थी कि हमारी आउटपुट क्या होगी। और उसके अंदर मेमोरी एलिमेंट नहीं था। फिर हम लोगों ने कुछ स्टेप्स भी देखे थे कि जिनको अडॉप्ट करके हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम लोगों ने कॉम्बिनेशन सर्किट को डिज़ाइन कैसे करना। उसमें आपको याद होगा, हम सबसे पहले इनपुट प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद उसका सोल्यूशन सोचते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशंस के बाद हम लोग जो है उसके लिए इनपुट डिफाइन करते हैं, आउटपुट डिफाइन करते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ट्रुथ टेबल को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और उस रिड्यूस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका रिजल्टेंट जो है लॉजिक सर्किट बनाते हैं। आज जो चीज़ हम लोग पहले डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम सिक्वेंशियल सर्किट है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्लेड होंगे। हम आज वाले लेक्चर में सिक्वेंशियल सर्किट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सिक्वेंशियल सर्किट की जो टाइप्स हैं हमारे पास, वो कौन कौन सी आती हैं जो हम लोगों ने कोर्स के अंदर इंक्लूड करनी है, और इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया कि सिक्वेंशियल सर्किट बेसिकली होते कॉम्बिनेशन सर्किट ही हैं। लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशन सर्किट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है, सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर जो है वो मेमोरी होती है। यानी कि अगर हम मुख्तसर अल्फाज में ये बात करें कि जो हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर अगर हम किसी तरह मेमोरी एलिमेंट पुटअप कर दें तो वो हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट नहीं रहता, बल्कि क्या बन जाता है, सिक्वेंशियल सर्किट बन जाता है। यानी मेमोरी से मुराद क्या है? मेमोरी जिस तरह ह्यूमन मेमोरी होती है, हम बात करते हैं कि अगर आप कल हुए हुए वाक़े को आज अगर आप याद रख पाते हैं तो वो आपकी मेमोरी है। जैसे आप लोगों को इस चीज़ का पता था कि कल आप लोगों का डीएलडी का एग्ज़ाम था, और आज भी आपको अगर याद है डीएलडी का एग्ज़ाम हुआ था आपका, तो इस चीज़ को हम मेमोरी बोलते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि मैंने एक फ़लाँ टाइम के ऊपर जो है क्लास आप लोगों की लेनी है, ठीक है, मुझे वो टाइम मेरे माइंड के अंदर अवेलेबल है, तो दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी। तो बहुत मुख्तसर अल्फाज में अगर कॉम्बिनेशन सर्किट में मेमोरी को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए या मेमोरी एलिमेंट पुटअप कर दिया जाए तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बल्कि क्या, सिक्वेंशियल बन जाता है। सेकेंड चीज क्या, सिक्वेंशियल सर्किट्स आर डिपेंडेंट अपॉन प्रीवियस आउटपुट। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे पहले हम लोग कह रहे थे कि कॉम्बिनेशन सर्किट का इंहिसार उसकी इनपुट के ऊपर होता है, यानी पेयर ऑफ इनपुट्स के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर ही बात याद रखनी है कि कॉम्बिनेशन सर्किट की निस्बतन सिक्वेंशियल सर्किट में इनकी जो
आने वाली नेक्स्ट आउटपुट होगी वो इनपुट को नहीं देखेगी, बल्कि वो किस चीज को पहले कंसिडर करेगी, पिछली आउटपुट को। यानी मसलन मैं बहुत सादा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप गिनती की बात करें, काउंटिंग की बात करें, आप 3 पे जाना चाहते हैं, तो 3 पे जाने से पहले आपको 2 का पता होना जरूरी है। यानी 2 was previous output and 3 was next output. In order to compute the value 3, we need to remember the value of 2. इसी तरह अगर मैं 4 पे जाना चाहता हूँ, तो 4 पे जाने से पहले मुझे पिछली आउटपुट को देखना जरूरी है। पिछली मेरी आउटपुट क्या थी? 3 थी, एंड सो ऑन। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा कि सिक्वेंशियल सर्किट की जो नेक्स्ट आउटपुट होती है वो प्रीवियस आउटपुट को पे डिपेंड कर रही होती है, उसको देखती है। लाइक आप 5 पर हैं, आपने 6 पे जाना है, तो आपको 5 का पता होना जरूरी है, आप डायरेक्टली 6 पे नहीं जा सकते। ठीक होगी बात। फिर उसके बाद सिक्वेंशियल सर्किट में फीडबैक का मैकेनिज्म होता है। अब फीडबैक कनेक्शन क्या होता है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा डिस्कस किया हो, तो फीडबैक एक कनेक्शन होता है आउटपुट और इनपुट के दरमियान। ये कनेक्शन वाया स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये कनेक्शन वाया पेयर ऑफ रेजिस्टेंस या फीडबैक रेजिस्टेंस के जरिए भी हो सकता है। अगर आप लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स पढ़े थे लास्ट सेमेस्टर, तो उसमें फीडबैक का मैकेनिज्म था। फीडबैक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, उनके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। सो याद रखिएगा कि फीडबैक का मैकेनिज्म हमें सिक्वेंशियल में मिलता है। फीडबैक का एक कनेक्शन होता है जो आपकी आउटपुट को इनपुट के साथ बराह रास्त या सम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो आपको कनेक्ट करता है। सिक्वेंशियल सर्किट जो है अपनी नेक्स्ट आउटपुट या प्रीवियस आउटपुट को मेमोरी की वजह से याद रखते हैं। रिमेंबर दैट ड्यू टू मेमोरी एलिमेंट द सिक्वेंशियल सर्किट रिटेन्स देयर आउटपुट। क्योंकि जब तक उसमें मेमोरी नहीं होगी तो ना तो अगली आउटपुट को याद रख सकेगा ना पिछली को, और अगर हम पिछली नहीं याद रखेंगे तो अगली पे नहीं जा सकते। मसलन अगर आपको 3 का नहीं पता तो आप 4 पे नहीं जा सकते। ठीक है। और इसी तरह अगर आपने 8 पे जाना है, 8 नंबर पे जाना है या 9 नंबर पे जाना है, तो आपको उससे प्रीवियस नंबर का पता होना चाहिए, और उसको पता रखने के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत है। ठीक है। आउटपुट जो है वो अब इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है। क्या मैंने बात डिस्कस की कि अब आउटपुट जो है वो इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी, बल्कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होगी? अब आपकी प्रीवियस आउटपुट पर। देयरफॉर मैंने यहाँ पर मेंशन किया, आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ इनपुट्स गिवन ऑन योर इनपुट साइड। अब आपकी जो आउटपुट है वो इनपुट पे नहीं रिलाई करेगी, बल्कि आउटपुट के ऊपर करेगी। फिर यहाँ पर मैंने नीचे नोट में ये बात मेंशन भी की हुई है, आप लोग जब स्लाइड ओपन करें तो देख लीजिएगा। फीडबैक, द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड फीडबैक कनेक्शन। ये एक डायरेक्ट लाइन भी हो सकती है, वाया सम रेजिस्टेंस भी हो सकती है, और वाया सम स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट लाइन भी हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो अब तक हमने बात की, हम लोगों ने ये बात की, अब इसमें आपके सामने जो ब्लॉक डायग्राम नजर आ रही है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन सर्किट की है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ इनपुट को, और अगर मैं मेमोरी को निकाल दूं, और ये कनेक्शन देखें, ये आउटपुट का कनेक्शन जो है आपके इनपुट के साथ जो कनेक्ट हो रहा है, अगर मैं उसको यहाँ से निकाल दूं तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन सर्किट रह जाता है। अगर आपको याद हो, कॉम्बिनेशन सर्किट में हम इनपुट देते थे, यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स होते थे, लॉजिकल सर्किट जो हमारे उस टास्क को परफॉर्म करते थे, उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद हमें आउटपुट देते थे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा याद करें, रिवाइज करें, डेफिनेटली आप लोगों ने कल एग्जाम दिया तो आपको ज़्यादा चीज़ों को याद होगा, आपकी ज़्यादा मेमोरी शार्प होगी। तो उस कॉम्बिनेशन सर्किट में हमारे पास ये वाला मेमोरी एलिमेंट नहीं था। अब इस मेमोरी एलिमेंट की वजह से सिक्वेंशियल सर्किट आउटपुट जो है, नेक्स्ट आउटपुट जो है, वो प्रीवियस आउटपुट को जरूर याद रखेगी। ठीक है। अगर आपने नेक्स्ट आउटपुट पर जाना है तो आपको प्रीवियस जो है आउटपुट का पता होना चाहिए, और उसको सेव रखने के लिए वी नीड अ मेमोरी, अ स्टोरेज डिवाइस, ये स्टोरेज एलिमेंट, इन ऑर्डर टू कीप दी
वैल्यू सेव वैल्यू ऑफ प्रीवियस आउटपुट। अब ये यहाँ से जो आपको कनेक्शन नजर आ रहा है, यू कैन सी ओवर हेयर, इट इज अ फीडबैक कनेक्शन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। और ये आपके बराह रास्त कनेक्शन आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से वाया सम स्ट्रेट लाइन। सो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये बात डिस्कस की कि अगर किसी तरह कॉम्बिनेशन सर्किट में मेमोरी को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो वो अब कॉम्बिनेशन नहीं बल्कि सिक्वेंशियल सर्किट की साइड पर चले जाता है। जितने भी आपकी मेमोरी डिवाइसेस हैं, चाहे रजिस्टर्स हैं, चाहे सिंगल बिट मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस है लाइक फ्लिप फ्लॉप, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया जाता है इस कोर्स के अंदर। काउंटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, हम उनके डिजाइन को भी डिस्कस करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उस वो सारे के सारे जो है वो स्ट्रीम किसकी कंसिडर की जाती है, आपके सिक्वेंशियल सर्किट। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स जो है वो मेंशन की गई हैं सिक्वेंशियल सर्किट की, कि सिक्वेंशियल सर्किट को मेनली किन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जब हम जेनेरिकली बात करते हैं तो सिक्वेंशियल सर्किट की जो है वो मेनली दो टाइप्स होती है। देयर आर बेसिकली टू मेन टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। फर्स्ट वन, इसको नाम देते हैं सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स, और सेकंड वन का नाम है एसिंक्रोनस। अच्छा, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का जो रोल है ये आपकी ट्रांसमिशन में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत रोल इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ का बहुत अक्सर जगह पर डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर या एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर सिंक्रोनस सिस्टम का इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इससे मुराद क्या है? हमने ये बात डिस्कस कर ली कि बेसिकली इसकी दो टाइप्स होंगी सिक्वेंशियल सर्किट की। एक को सिंक्रोनस का हमने नाम दे दिया, दूसरे को एसिंक्रोनस का। अच्छा, कोई भी ऑपरेशन याद रखिएगा अगर वो टाइम डिपेंडेंट है, और टाइम डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो एक टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो हमारे सिंक्रोनस ऑपरेशंस आ जाते हैं। मसलन आप लोगों को पता है कि आपके डीएलडी की क्लास 9 बजे होनी है, तो आप सारे के सारे बाउंड है 9 बजे क्लास लेने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारी आदत है, हम लोग माशाल्लाह लेट आते हैं, या हमें हमारी एक आदत बन चुकी है। ये कोई अच्छी आदत नहीं है कि हमने लेट आना है और आके टीचर से बहस करनी है कि मेरा नेट नहीं चल रहा था और मैं आ नहीं सका या आ नहीं सका या ज्वाइन नहीं कर सका। जिन्होंने ज्वाइन करना होता है क्लास, जो उनको पता होता है कि वो एक टाइम के साथ लिंक्ड है, 9 बजे, ठीक है। वैसे भी मैं 9:05-7 पे क्लास स्टार्ट की मैंने आपकी। तो यानी कि अगर आपका कोई ऑपरेशन डेफिनेटली एक टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो टाइम एक सिस्टमेटिक टाइम है। जैसे आपको पता है कि लाइक 10:30 पे मैंने भी क्लास खत्म कर देनी है और आपने भी क्लास आपकी खत्म हो जानी है। तो मैं और आप, हम लोग सब एक क्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो हमारा जो ऑपरेशन है वो हमारा क्या है, सिंक्रोनस ऑपरेशन। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के जितने ऑपरेशंस होते हैं वो क्लॉक पल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, टाइमिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। काउंटर्स जो है वो टाइमिंग सोर्स प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह क्लॉक पल्स जनरेट करने के लिए क्लॉक जनरेटर्स होते हैं, ठीक है, जो क्लॉक जनरेट करते हैं, जो कंप्यूटर को बताते हैं कि इतना टाइम हो चुका है, इतना रह गया, इतने टाइम के बाद ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। मसलन आप लोग जब भी देखिए कॉपी डेटा पेस्ट करते हैं, कॉपी करने में तो आप बहुत माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, तो जब भी आप कॉपी पेस्ट डेटा करते हैं तो आपके कंप्यूटर में टाइम रिमेनिंग का ऑप्शन आ रहा होता है। तो इस तरह कंप्यूटर जब एक बिट को ट्रांसफर करता है तो वो काउंट कर रहा होता है, और वो काउंटिंग का पर्पस करने के बाद जब काउंटिंग कंप्लीट होती है तो कंप्यूटर का वो ऑपरेशन या रीड या राइट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। जब हम बात करते हैं एसिंक्रोनस की, तो हम एसिंक्रोनस के अंदर हम लोग क्या बात डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारी टाइम डिपेंडेंसी नहीं होती, ठीक है। हम टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, ठीक है। मसलन हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, हम शहजादे हैं, हमने क्लास में 9 बजे की बजाय 9:30 बजे, 10 बजे आना, 10:15 आना। छुट्टी का क्या है, जब मर्जी हम बंद कर देंगे मीटिंग को, जब मर्जी हम क्लास से पानी के बहाने बाहर जाएंगे और हमारी छुट्टी है। यानी कि हम अगर एक टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो हम ये बात के कह सकते हैं कि हम ऑपरेशन को एसिंक्रोनस कहते हैं। मसलन बहुत मुख्तसर अल्फाज में कहता हूँ कि अगर हम टाइम की केयर नहीं करते,
हमें नहीं है कि यार हमने काम 9 बजे करना है, 10 बजे करना, हम कहते हैं यार दिन में किसी टाइम भी हो जाए, इट डजेंट मैटर, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हम एक टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि हम कहते हैं कि यार हमने 9 बजे क्लास नहीं लेनी, हम 9:30 बजे आ जाएंगे, 9:30 नहीं तो 10 बजे आ जाएंगे, 10 नहीं तो 10:15 आ जाएंगे। और तो इसे इसमें मतलब क्या है कि आप एक टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आप अपने माशाल्लाह मूड के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपने क्लास किस टाइम पे लेनी है। तो इस चीज़ को हम एसिंक्रोनस का नाम लेते हैं, entirely dependent upon the output of next circuit। और एसिंक्रोनस में ऐसा भी होता है, हम जब हम लोग काउंटर्स को डिस्कस करेंगे, मैं एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस की डायग्रामेटिकली भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब समटाइम मैं एक बड़ी फनी सी मिसाल भी देता होता हूँ। एसिंक्रोनस का मतलब क्या है कि डिजिटल लॉजिक के अंदर एसिंक्रोनस में होता क्या है, अगर आपके पास ए और बी दो ब्लॉक हैं तो बी जो है वो ए के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, बी ए के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर ए जो है ऑपरेट करेगा, अपनी क्लॉक पल्स जनरेट करके देगा, तो वो क्लॉक पल्स बी को मिलेगी, बी ऑपरेट करेगा। मसलन ऐसा नहीं है कि सिंक्रोनस में क्या था, ए और बी, ए की अपनी क्लॉक पल्स है, एक स्टैंडर्डाइज टाइम है, बी का अपना क्लॉक पल्स है, उसकी अपनी एक स्टैंडर्डाइज टाइम है। लेकिन एसिंक्रोनस में क्या है कि एसिंक्रोनस के अंदर ए क्लॉक पल्स जनरेट करेगा और बी को जनरेट करके देगा, तो बी क्या करेगा, देन ऑपरेट करेगा। बहुत मुख्तसर अल्फाज में आप माशाल्लाह इस चीज़ को आप लोगों ने देखा भी होगा। दो फ्रेंड्स हैं, लेट मैं बात करता हूँ बॉयज़ की बात करता हूँ, वैसे मैंने देखा कम ही बॉयज़ में, ज़्यादा दूसरी साइड पे ये चीज़ें देखने को आती हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो पानी के बहाने बाहर गया, ठीक है, सर मैं पानी पियूँ, मैंने कहा ठीक है जी आप जाएं पानी पीने चले जाएं। अब उन दोनों स्टूडेंट में ए और बी ने आपस में ये बात की थी कि जब ए पानी के बहाने बाहर जाएगा तो वो बाहर जाके खड़ा होके जो है विंडो से हाथ वेव करेगा या कोई इशारा करेगा। तो जब वो इशारा करेगा या हाथ वेव करेगा या कोई नॉइज क्रिएट करेगा तो बी भी पानी के बहाने बाहर जाएगा। अब देखें बी क्या है, ए के ऊपर डिपेंडेंट है, ए अगर सिग्नल जनरेट करेगा तो बी जाएगा, अगर ए सिग्नल जनरेट नहीं करेगा तो बी नहीं जाएगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, बी जरूर जाता है क्योंकि वो पहले प्लान किया होता है ना उन्होंने। थोड़ी सी फनी है लेकिन आपको समझाने के लिए बड़ा एक अच्छा वे है। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को ये बुरा भी लग रहा हो, क्या यार सर हम पे तनकीद कर रहे हैं, बट तनकीद नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है और इट्स अ रियलिटी। ये चीज़ें हमें बदलने की ज़रूरत है, बीइंग अ सिटीजन एंड बीइंग अ स्टूडेंट एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। तो आई होप इस मिसाल से आप समझ गए, अगर ए ने जाके कोई सिग्नल नहीं किया, कोई बीप नहीं किया, कोई नॉक नहीं किया, कोई इशारा नहीं किया, या आजकल क्या टेक्स्ट मैसेज नहीं किया, तो बी कहेगा जी कि नहीं, ए ने मुझे कोई सिग्नल नहीं दिया, लिहाजा मैं अपनी क्लास को जो है वो कंटिन्यू रखूं। ये हमारे पास किस चीज की आ जाती है, ए सिंक्रोनस की मिसाल आ जाती है। सिंक्रोनस के अंदर क्या है कि ना ए ना बी ना सी ना डी, हम सब 9 बजे क्लास में एंटर हुए और 10:30 बजे हम लोगों ने क्लास से लीव करके, तो हम दोनों ए बी सी डी जितने भी हैं उन सब के लिए एक सिस्टमैटिक क्लॉक पल्स है। जबकि एसिंक्रोनस में क्या है, एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं है, एसिंक्रोनस में अगला पिछले पे डिपेंडेंट है। जब तक वो सिग्नल कोई इको कोई बीप कोई सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करेगा तो जो है वो दूसरे वाला जो है वो आपके ऑपरेशन में या वर्किंग में नहीं आएगा। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे, इट वाज कंपैरेटिवली इजी थिंग। ओके, यहाँ पर भी ये बात मेंशन की गई है कि एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल जो है सर्किट डू नॉट यूज अ क्लॉक सिग्नल। ठीक है, एसिंक्रोनस के अंदर क्या है, एक सिस्टमैटिक क्लॉक पल्स नहीं होती। जैसे अभी हमने कहा कि ए और बी जो हैं उसमें बी जो है वो ए के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, एंटिटी डिपेंडेंट है ना कि टाइम डिपेंडेंट है। लेकिन सिंक्रोनस में क्या है कि ए और बी और सी हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब 10:30 हुए, क्लास खत्म, ओवर। सर्किट्स आर फास्टर देन सिंक्रोनस। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ए सिंक्रोनस सर्किट क्यों इतने तेज अपने जो है वो फास्टर होते हैं। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इनके अंदर टाइमिंग नहीं होती। मसलन एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप लोगों ने एक सोचा हुआ है कि यार मैंने 9 बजे काम करना था, लेकिन आप सुबह जल्दी उठ गए, आप 8 बजे नहीं उठे, आप सुबह जल्दी उठ के आपने वो काम कर लिया।
तो वो आपका काम 9 बजे से पहले हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंक्रोनस में होते तो सिंक्रोनस का मतलब क्या, आपने 8 बजे उठना है, 8 बजे उठने के बाद तैयार होना है, तैयार होने के बाद फिर आपने कैंपस आना है 9 बजे। और अगर आपको ये ऑप्शन दी जाए कि आप, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आप 9 बजे से पहले कैंपस आ जाएं, ठीक है, और अगर आपकी क्लास चल रही है तो आप ज्वाइन कर लें, दैट्स इट, ठीक है। और जब हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि फास्ट है और इनकी स्पीड ऑपरेशन जो है वो ज़्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू योर सिंक्रोनस। लेकिन सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों किस्म की जो है ऑपरेशन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर क्या है कि इसके अंदर क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, वो यूज क्लॉक पल्स इन इट, ठीक है। अब इसके अंदर क्लॉक है, सिस्टमेटिक क्लॉक है, एक टाइम है, जैसे 9 बजे क्लास है, 9 से 10:30 क्लास है, तो हम उसी टाइम क्लास ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगली आपकी जो क्लास है 10:45 पे शुरू होनी है, तो आपका टीचर 10:45 पे आपको लिंक सेंड करेगा, यानी आपका टीचर और आप एक टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं। वो टाइम टेबल क्या है, एक सिस्टमेटिक टाइम पीरियड है। दीज सर्किट्स आर लिटिल बिट स्लोअर। अब स्लोअर क्यों है, क्योंकि हमें इंतजार करना पड़ता है 9 बजे का, हमें देखना पड़ता है कि सब 10:30 होंगे, ठीक है। और अगर ये वाली पॉसिबिलिटी ना हो तो डेफिनेटली आप तेज हैं। These circuits are used in the memory design and counter register। डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि सिंक्रोनस सर्किट जो हैं वो मेमोरी डिजाइन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, काउंटर्स सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं, डेफिनेटली उनके डिजाइन में भी इस्तेमाल होते हैं। रजिस्टर आपको पता है कि आर्जी तौर पर डेटा को स्टोर करने वाली डिवाइस है। इंशाल्लाह मैं जब हम रजिस्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इस बात को जस्टिफाई भी करेंगे कि रजिस्टर्स को टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस का नाम क्यों दिया जाता है, व्हाई रजिस्टर्स आर कॉल्ड टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब इसके बाद हम जरा ब्लॉक डायग्राम पे जाते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ। अब अगर देखिएगा आपको लेफ्ट साइड पर स्क्रीन के सिक्वेंशियल सर्किट की नजर आ रही है ब्लॉक डायग्राम, और ये भी आपके सिक्वेंशियल सर्किट ही है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें आपको क्लॉक पल्स नजर आ रही है, लुक एट ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर आपके इनपुट लेवल्स हैं, यहाँ पर आपके आउटपुट लेवल्स हैं, डेफिनेटली इसके अंदर मेमोरी एलिमेंट भी होगा क्योंकि सिक्वेंशियल है, हर सिक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट जरूर होता है। एंड लुक एट ओवर हियर, इसके अंदर आप देखें कि इसमें आपकी इनपुट लेवल और आउटपुट लेवल है, लेकिन ये क्लॉक पल्स नहीं है, क्लॉक पल्स नहीं है। मसलन है क्या कि आपने सर्किट को इनपुट दी, अगर आपने सर्किट को इनपुट दी, इसने आउटपुट जनरेट की, इसमें टाइमिंग का कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा देखें कि यहाँ पर हमें एक सिस्टमेटिक क्लॉक पल्स दी गई है, वो इनपुट के लिए, इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है। अब यहाँ पर हमारे पास क्लॉक पल्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या इनपुट दे देगी और आउटपुट दे देगी। अब आप जब इनपुट देंगे तो आउट इनपुट कोई एक मखसूस टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी ए बी सी, ऐसा नहीं है कि पहले ए वर्क करेगा, बी वर्क करेगा, सी वर्क करेगा, सी भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, ए भी कर सकता है, और जरूरी नहीं है कि उसने एक मखसूस टाइम पे करना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पर एंटिटी डिपेंडेंसी है, ए बी सी इसकी आउटपुट। अब अगर ये इनपुट आएगी, इसने आउटपुट जनरेट की, अगर ये आगे किसी और एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, अगर ये एलिमेंट किसी और के साथ कनेक्टेड है तो फिर होगा क्या, जब तक ये आउटपुट जनरेट नहीं होगी, इसकी आउटपुट अगले की इनपुट होगी, क्योंकि फीडबैक है, इसकी आउटपुट अगले की इनपुट होगी, लेकिन जब तक ये आउटपुट जनरेट नहीं करेगा अगला वर्क नहीं कर सकता। तो लिहाजा यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो है ये एंटिटी डिपेंडेंट है और ये टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई आप में से बच्चा डेफिनेटली कुछ सवाल करना चाहता है यहाँ तक, तो प्लीज आप कर सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सो नेक्स्ट, आगे हम बात करेंगे जी एग्जांपल्स की, कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में कौन कौन सी सिक्वेंशियल की एग्जांपल्स हैं जो हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूड की गई हैं। आप देख सकते हैं देयर आर मेनली 3 important types that we will discuss about sequential circuit in this course, जिसमें नॉर्मली आप देख सकते हैं इसमें पहला सबसे इम्पोर्टेंट फ्लिप फ्लॉप्स है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप अगर आप समझेंगे, आपको समझ आती होगी तो आपको काउंटर समझ आएंगे, और अगर आपको
काउंटर और फ्लिप फ्लॉप समझ आ गए तो आपको डेफिनेटली रजिस्टर्स भी समझ आएंगे। सो 3 हम टाइप डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके फ्लिप फ्लॉप हैं, देन काउंटर्स हैं, एंड देन उसके बाद क्या है आपके वैसे रजिस्टर्स आ जाते हैं। यही हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। और फाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज होती है इन तीनों की, फ्लिप फ्लॉप की, काउंटर्स की एंड रजिस्टर्स की। बारी बारी हम इसका आज थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और फिर हम आने वाले लेक्चर्स में यानी कल इंशाल्लाह फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसकी वर्किंग है क्या है। सबसे पहले सिक्वेंशियल सर्किट में जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप कंसिडर की जाती है उसका नाम है आपके फ्लिप फ्लॉप्स। अब फ्लिप फ्लॉप्स जो है उनको बेसिक मेमोरी एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। बेसिक मेमोरी एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जितनी भी आपकी मेमोरी डिवाइसेस हैं उनके अंदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या है, फ्लिप फ्लॉप्स है। यानी बुनियादी इकाई, जैसे हम बात करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल्स है, और जब हम किसी बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर जो बुनियादी इकाई होती है वो क्या होती है, ईंट यानी ब्रिक होती है। इसी तरह तमाम मेमोरी डिवाइसेस को डिज़ाइन करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेमोरी एलिमेंट है वो क्या है जी, फ्लिप फ्लॉप को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे भी ये बात मेंशन की है, ऑल द मेमोरी डिवाइसेस हैव बेसिक एलिमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। चाहे वो रैम है, चाहे वो काउंटर्स है, चाहे वो रजिस्टर्स है, कोई भी आपकी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है उसमें फ्लिप फ्लॉप जरूर होता है। फ्लिप फ्लॉप का रोल क्या है, फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करता है, यानी 1 बिट डेटा स्टोरेज सिक्वेंशियल डिवाइस इज नोन एज व्हाट, फ्लिप फ्लॉप। अब एक बिट से क्या मुराद है, एक बिट या तो 1 हो सकती है या 0, ये दोनों नहीं हो सकती। एक बिट से मुराद क्या है, एक बिट। तो flip flops are sequential circuit that can store single bit data in it। एक बिट डेटा को स्टोर करने वाली बेसिक मेमोरी डिवाइस जो है या मेमोरी एलिमेंट जो है वो क्या कहलाता है, वो फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। ठीक है, डेटा कैन बी 1 और 0। डेटा या तो आपको पता ही है 1 बिट से मुराद क्या है, या तो वो 0 होता है या फिर वो 1 होता है। और फ्लिप फ्लॉप की 2 स्टेबल आउटपुट्स होती हैं। ठीक है, एक 1 और एक 0। अच्छा, 1 को हम नॉर्मली सेट और 0 को हम नॉर्मली डिजिटल लॉजिक में रीसेट का नाम दिए देते हैं। 1 मीन्स आप लोगों को अक्सर जगह पर आर लिखा नजर आएगा, आर लिखा, सेट लिखा नजर आएगा, एस लिखा नजर आएगा, और रीसेट के लिए आर एस लिखा होगा। तो रीसेट फॉर 0, यानी ऑन मीन्स सेट, ऑफ मीन्स रीसेट। तो इसकी 2 आउटपुट होती हैं। डेफिनेटली अगर हम बात करें 0 या 1 की, दो या डिजिटल की बात करें तो उसमें हमारे पास 2 ही आउटपुट हो सकती है पॉसिबली, एक तो 0 हो सकती है और एक आपकी 1 हो सकती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम करने जा रहे हैं वो यहाँ पर यह है, याद रखना है कि फ्लिप फ्लॉप जो है इनकी आउटपुट जो होती है वो एक दूसरे का उलट होती है। मसलन आप लोगों ने सर्किट बनाया फ्लिप फ्लॉप का, अगर एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 है, दूसरे की आउटपुट 0 होगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इनकी आउटपुट जो होती है वो एक दूसरे का कंप्लीमेंट होती है। यानी अगर मैं इसको नाम दूं क्यू का, तो दूसरे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या होगी, दैट विल बी क्यू कंप्लीमेंट। रिमेंबर इट, बात याद रखनी है आपने, आगे जाने वाले सर्किट्स में आपने याद रखना है। अगर आपके एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट ए है तो दूसरे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट ए कंप्लीमेंट होगी। अगर पहले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट ए कंप्लीमेंट है तो दूसरे की क्या होगी, आपके बगैर कंप्लीमेंट की होगी, यानी 1 0 या 0 1। इनकी कभी भी आउटपुट 1 1 नहीं हो सकती, इनकी कभी भी आउटपुट 0 0 नहीं हो सकती। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। द आउटपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर complement of each other. It can be 1 0 0 1, but it can never be 1 1। कभी 1 1 नहीं हो सकती एंड कभी वो आउटपुट 0 0 नहीं होगी, हमेशा एक दूसरे के उलट ही आएंगी। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट हम और मूव ऑन करते हैं। फ्लिप फ्लॉप जो है इनको एज ट्रिगर्ड डिवाइसेस का लाभ दिया जाता है। एज ट्रिगर से क्या मुराद है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो आगे आपको बार बार ये आपको इस्तेमाल होगी इस आर्टिकल में, अगले आर्टिकल में और ऑन। फिर हम पहले ये भी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि इनका जो है वो फीडबैक
इनके अंदर होता है। वो फीडबैक तो इसलिए होता है क्योंकि ये सिक्वेंशियल है। और फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन अब कैसे किया जाता है, अगर आपको याद होगा हम लोगों ने जब लॉजिक गेट्स डिस्कस किए थे तो लॉजिक गेट्स में हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि नैंड और नॉर जो है वो यूनिवर्सल गेट है। नैंड और नॉर से हम तकरीबन तमाम गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करने के लिए यहाँ पर वंस अगेन हमें नैंड और नॉर गेट इस्तेमाल करने की जरूरत है, लेकिन हम इन दोनों गेट में से नैंड को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नैंड को याद रखना बड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू सेकेंड वन। ठीक है, सो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि नैंड और नॉर के जरिए इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और नैंड के जरिए इसलिए किया जाता है क्योंकि नैंड को इम्प्लीमेंट करना आसान, और नैंड की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारी दो इनपुट हों या दो से ज्यादा इनपुट हों, अगर हम दोनों में से एक भी इनपुट हमारी दो हो तो नैंड गेट की आउटपुट हाई आती है। ये प्रॉपर्टी होती है और ये पूरे फ्लिप फ्लॉप डिजाइन में हम लोगों ने देखना है। अगर दो इनपुट्स हैं, तीन इनपुट है, चार इनपुट है, अगर दो इनपुट भी हैं, तीन भी हैं या चार भी हैं और चारों इनपुट में से एक भी इनपुट आपकी लो होगी तो आउटपुट हमारा हाई आएगा। ये नैंड की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप को जो है एज ट्रिगर डिवाइसेस का नाम दिया जाता है। एज ट्रिगर डिवाइसेस क्या होती है, जो क्लॉक पल्स, ये आपके पास स्क्वायर वेव है क्लॉक पल्स, कंप्यूटर के अंदर इसी तरह क्लॉक पल्सेस होती हैं स्क्वायर वेव फॉर्म में, हाई लो की फॉर्म में। आपको ये भी पता है कि हम हाई स्टेट को 1 और लो स्टेट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर क्लॉक पल्स की जो है एक राइजिंग एज होती है। आप देख सकते हैं राइजिंग एज से क्या मुराद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजिंग एज से मुराद ये है कि जब आप 0 से 1 पर मूव कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली 0, नॉट एग्जैक्टली 1, यू आर मूविंग फ्रॉम 0 to 1, दिस इज कॉल्ड राइजिंग एज। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप राइजिंग एज के ऊपर भी ऑपरेट करते हैं एंड फॉलिंग एज के ऊपर ऑपरेट भी करते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी टाइप के ऊपर। ये क्लॉक पल्स है जो सिस्टमेटिक टाइम क्लॉक पल्स दी जाती है जनरेट करके कंप्यूटर को, उसमें इसी तरह हाई लो पर मुश्तमिल होती है। और जब हम बात करते हैं फॉलिंग एज की, तो फॉलिंग एज में देखें क्या चीज है। फॉलिंग एज होगा बेसिकली यू आर मूविंग फ्रॉम 1 to 0, नॉट एग्जैक्टली 1, नॉट एग्जैक्टली 0, you are moving from what 1 to 0। तो याद रखना है कि why flip flops are called edge trigger devices, because they operate on zero logic and they operate on rising edge and falling edge। Rising edge means from we are moving from 0 to 1 and falling edge means from we are moving from 1 to 0। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स वी हैव लास्ट 1 मिनट, मैं आपको वंस अगेन लिंक सेंड करता हूँ, काइंडली ज्वाइन कीजिएगा। टेक केयर।